अगला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने दी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को नसीहत। बस और ट्रक की जबरदस्त टक्कर से 8 लोग हुए घायल। रामनगर में प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ प्रशासन एवं नगर पालिका ने चलाया संयुक्त अभियान। गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। रामनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन की चपेट में आकर खनन श्रमिक की हुई दर्दनाक मौत। धान मिल में बंगाली डॉक्टर चला रहा था अवैध क्लिनिक, छापे की सूचना पर हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। 16,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए चिकित्सा विभाग के लेखाकार अनिल जोशी को विजिलेंस टीम ने गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि इसके अलावा विजिलेंस ने रिश्वत की मांग करने वाले उधम सिंह नगर के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी तपन कुमार शर्मा को भी गिरफ्तार किया। दरअसल खटीमा की श्री पूर्णागिरी देवभूमि उत्थान समिति ने टीबी रोग के निदान हेतु जनपद के गाँव में नुक्कड़ नाटक आयोजित कर प्रचार प्रसार का कार्य किया था। जब प्रचार प्रसार के भुगतान की मांग की गई तो उनसे रिश्वत की मांग की गई, जिसके बाद समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह मेहता ने विजिलेंस को शिकायत कर दी। वही शिकायत सही पाने पर विजिलेंस टीम ने चिकित्सा विभाग के लेखाकार को 16,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत में पेश किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए कि हमारे टोल फ्री नंबर 1064 पे कंप्लेंट हमें प्राप्त हुई थी, तो उसकी हमारे द्वारा जांच की गई। जांच में ये कंप्लेंट सही पाई गई। आज हमारे द्वारा एक रेड हैंडेड ट्रैप किया गया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 16,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। क्या मैं मामला था, क्यों मांगी थी? ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था। इसमें बेसिकली एक कमेटी है पूर्णागिरी उत्थान समिति, इनके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग रोगों के लिए अवेयरनेस के लिए नुक्कड़ नाटक किए जाते हैं। तो इनको कुछ अलॉटमेंट हुई थी कुछ प्रोग्राम्स करने की, तो उसके एवज में रिश्वत मांगी गई थी। मैडम कितना बैलेंस था जिसके बिल के नाम पे इन्होंने एवज मांगे? 16,000 टोटल इनको 80,000 रुपए का मिला था, जिसमें से इनके द्वारा अराउंड 26,000 30,000 रुपए रिश्वत मांगी गई थी। आज 16,000 रुपए लेते हुए इन्हें पकड़ा गया। मैम शिकायत कब की थी? शिकायत 2 तारीख को की गई थी। क्या मैडम से पहले 10,000 रुपए दे दिए थे? 26,000 में क्या हुआ था? जी हाँ, इसमें पहले 10,000 रुपए दे दिए गए थे। शहर में इन दिनों झोला छाप डॉक्टरों की धरपकड़ को प्रशासनिक टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक शहर में आधा दर्जन फर्जी चिकित्सकों और क्लिनिक संचालकों खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। आपको बता दें कि मंगलवार को भी सिटी मजिस्ट्रेट ने धान मिल चौराहे स्थित एक बंगाल डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, लेकिन छापेमारी की भनक लगते ही डॉक्टर मौके से फरार हो गया। वही क्लिनिक को सील कर दिया गया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अच्छा, ये जो मिलनी कैसे हुई है, क्या है? ऐसे देता होगा ना, ये खोल के, ये ऐसी दवा देता होगा खोल के। देखिए, लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जो अवैध रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे जो अपने को डॉक्टर कह रहे हैं जबकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में आज धान मिल में यहाँ पर सूचना मिली थी कि एक अपने को बंगाली डॉक्टर बताते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इलाज कर रहे हैं। तो अभी हमारे आने पर उन्होंने इसको बंद करके वो भाग गए हैं। उनको बुलाया जा रहा है और कोई भी ऐसे लोग जो वैध रूप से बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उस पर लगातार कार्रवाई हमारी स्वास्थ्य विभाग की जारी रहेगी। और मेरा भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से भी ये अपील है कि जो डॉक्टर हैं जिनके पास डिग्री है, उन्हीं से अपना इलाज कराएं, क्योंकि कभी भी किसी दवा की जानकारी ना होने से स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी होगा और गलत नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पर यह कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर कह के अपने यहाँ बहुत समय से क्लिनिक चला रहा है। आज हम आए तो हमारे आने से पहले ये भाग गया है, तो उसकी अभी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट मैडम की तरफ से की जा रही है। इसे सील किया जाएगा और उसके आने के उपरांत खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर वाकई अवैध क्लिनिक चल रहा था या नहीं चल रहा था। इससे पहले जितनी कार्रवाई की गई है उसमें कितने लोग पाए गए और कितने कार्रवाई की गई? अभी तो कल भी हमने चोरगलिया और आपका ये धानमिल साइड में किया था, तो कल मिला के कल भी 5-6 हमने क्लिनिक जो है बंद किए थे, जो अवैध रूप से चल रहे थे।
लोगों से यही निवेदन है कि हमने जितने भी सरकारी अस्पताल आपके यहाँ जितने हॉस्पिटल्स हैं, कृपया करके उन्हीं हॉस्पिटल पर जाएं जो अधिकृत हैं, जो MBBS डॉक्टर हैं, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जो कुछ नहीं है, उसमें जान का बहुत खतरा बना रहता है। तो उम्मीद यही है, हमारी अपील यही है कि जिस तरह से हम कार्रवाई कर रहे हैं तो लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है कि वो अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक को पहले उसके दस्तावेज जांच लें कि वो वैध डॉक्टर है या नहीं है। बाजपुर के सुल्तानपुर पट्टी के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर निजी बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों की भिड़ंत इतनी जबरदस्त हुई कि बस में बैठे आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि घटना के दौरान घायलों को उपचार के लिए बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं मार्ग दुर्घटना के बाद निजी बस का चालक मौके से फरार हो गया। निजी बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत होने से बस में बैठे लोगों में से 8 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान काशीपुर तहसीलदार यूसुफ अली ने भी दुर्घटना का जायजा लिया। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। प्राइवेट बस जो थी, जो काशीपुर से जो है दुराई बाजपुर की तरफ जा रही थी, तो कोसी पुल से पहले एक कट है, तो वहीं से एक ट्रक जो है मतलब कट के द्वारा आया। इतने में एक बस आई और उसी से जो है एक टक्कर हो गई है और उसमें जो है 5-6 जो हैं जो सवारियां थी जो वो हैं घायल हो गई हैं और उनको जो है तत्काल 108 और एक हमारे पुलिस के वो भी थे, उनके द्वारा जो है अस्पताल में पहुँचाया गया है। रामनगर में सोमवार को प्रतिबंधित पॉलीथीन के खिलाफ स्थानीय प्रशासन एवं नगर पालिका की संयुक्त टीम ने नगर क्षेत्र में छापेमारी की कार्रवाई के दौरान प्रशासन द्वारा भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन पर हजारों रुपए का जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि मामले की जानकारी देते हुए SDM गौरव चटवाल ने बताया कि अभियान को लेकर गठित टीम में तहसीलदार विपिन चंद्र पंत एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका महेंद्र कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के तहत टीम द्वारा करीब 2 दर्जन लोगों के पास से प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई। इसके साथ ही 5,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सभी से प्रतिबंधित पॉलीथीन का प्रयोग न करने की अपील भी की है। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय और शासन की तरफ से पहले से ही इसमें कार्रवाई हमारे द्वारा कई बार की जा चुकी है और आज भी पुनः कार्रवाई की जा रही है। और हम ऐसे कई लोग मिले जो बार बार चेताने के बावजूद भी जो है ऐसे प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन पे हमने सभी पर फाइन लगाया है और अभी तक लगभग हम 5,000 से ऊपर का अभी तक जुर्माना अभी लगा चुके हैं और आगे भी हम इसमें अभी जा रहे हैं। तो जो भी इसमें इसको यूज़ करेगा उसके ऊपर कड़ी की कार्रवाई की जाएगी। जनपद उधम सिंह नगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के पतरामपुर रेंज में पिछले 4 दिनों से एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान लाठी डंडे लेकर एक गुलदार को खेतों में भगा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग की हरकत में आ गया है। आपको बता दें कि गश्ती दलों को सतर्क कर दिया गया है। वहीं अगर ग्रामीणों की माने तो अक्सर गुलदार दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। और एक और देखा गया है कि कई बार विभाग से शिकायत भी की गई है, लेकिन विभाग का इस पर कोई ध्यान नहीं है। शायद विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। वही ग्रामीणों की वन विभाग से मांग है कि वन्य जीव निचले तराई क्षेत्रों में आने से रोका जाए। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट।
ये मामला जो है हर साल ही हर वक्त ही ये खतरा बना रहता है, क्योंकि गुलदार जो है ये जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है, गुलदार आ जाता है, लेकिन वन विभाग जो है बिल्कुल भी उस पर गौर नहीं करता है। और जब कोई बड़ी घटना का शायद इंतजार करता रहता है, जब बड़ी घटना हो जाती है तो फिर कह देते जो भी उसका मुआवजा है उसके लिए फाइल बनाते रहो। कम से कम हर साल हमले होते हैं। ये जैसे ये बरसात दिन, गर्मी के दिन आते हैं तो जंगली जानवर जो गुलदार हैं ये बाहर आ जाते हैं। जंगल से बाहर आने के बाद ये आदमियों पे हमला करते हैं फिर, और क्या करते हैं। वन विभाग के अधिकारियों से यही चाहते हैं कि इसका जो भी इनकी जो प्रोसीजर है, जो भी इनका दिशा निर्देश है, जो इनकी नियमावली कहती है, उस नियमावली के तहत इनके ऊपर अपनी निगरानी करें और जनता के साथ जो है न्याय हो, जो ना नुकसान ना हो पाए किसी आम पब्लिक का। पतरामपुर क्षेत्र में बूढ़ा फार्म है, वहाँ पर जो है गुलदार की शिकायत आई थी। परसों जो है एक भेड़ को भी जो है गुलदार ने मार दिया था। तो हमारे स्टाफ द्वारा मौके पर जाकर के मुआयना किया गया तो वास्तव में वहाँ गुलदार के पक्षी देखे गए। जंगल से लगा हुआ क्षेत्र है तो गुलदार और जंगली जानवरों का आना जाना लगा रहता है। तो हमने अपने स्टाफ को हिदायत दी है कि वहाँ इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाएँ, और हमारे द्वारा भी निरंतर गश्त की जा रही है और लोगों को हिदायत दी जा रही है कि अपनी सुरक्षा के हेतु जो है ध्यान रखें, अपने जानवरों को टाइम से अंदर बांध लें या अकेले दुकड़े क्षेत्र में न जाएं। इसमें जो है अगर तब से दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो है अगर माना दिखाई देता है तो फिर हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे और अगर जो जरूरत पड़ेगी तो जो शासन से परमिशन लेकर के पिंजरा भी लगाएंगे। मंगलवार की सुबह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के ग्राम दरियाल टांडा के करीब 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु छोटे हाथी वाहन में सवार होकर रामनगर से करीब 13 किलोमीटर दूर माता गरजिया देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी बीच जाते समय वाहन अनियंत्रित होकर ग्राम हल्दुआ के पास अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। आपको बता दें कि वाहन में सवार श्रद्धालुओं में चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां मौके पर पहुंचे लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को देने के साथ ही सभी घायलों को 108 एवं प्राइवेट वाहनों की मदद से उपचार के लिए रामनगर सरकारी अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान रामनगर विधायक दिव्यान सिंह बिष्ट एवं भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी एवं नायब तहसीलदार दयाल चंद मिश्रा भी मौके पर पहुंचकर अस्पताल में घायलों से उनका हालचाल जाना। साथ ही विधायक दिव्यान सिंह बिष्ट अस्पताल प्रशासन को घायलों के उपचार में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश भी दिए। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट। पलट गया है, ये गरजिया मंदिर जा रहे थे। उत्तर प्रदेश से हम घूमने जा रहे थे गिरजा मंदिर, ये रामपुर दरियाल। फिर हम जा रहे थे तो उससे बोर्ड से टकरा गया था, तो हादसा हो गया था, सबके चोट लगी है। गाड़ी पलट गई? हाँ। कौन सी गाड़ी थी? छोटा हाथी था। कितने लोग थे गाड़ी में? 25 से 30, 15-18 जन हो गए। तो किसी के ज्यादा भी है चोट? किसी के ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ी सी है मम्मी के। हम दरियाल से आ रहे थे गिरजा मंदिर के लिए सब लोग, और जब एक टेम्पो आगे आ गया था इसलिए वो टेम्पो इधर को हो गया साइड। हाँ। कितने लोग थे उसमें? उसमें 30 के आसपास थे। कितने जनों की चोट लगी है? 15-16 जनों की चोट लगी है। तो 4-5 जनों के हैं ज़्यादा चोट तो। हाँ सर, एक्चुअल में अभी मेरे पास ही सुबह मॉर्निंग में इन्फॉर्मेशन आई थी। इसमें क्या है कि 17 पेशेंट हमारे पास आए थे, जिसमें से कि 3 बहुत क्रिटिकल थे, जिसमें एक बच्चा और 2 मेल एडल्ट पेशेंट थे, और उनके मल्टीपल फ्रैक्चर थे। उसमें सुपर स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती तो उनको रेफ़र किया था। बाकी 7 पेशेंट जो हमारे पास अभी एडमिट है उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और बाकियों को प्राइमरी ट्रीटमेंट करके हमने घर के लिए भेज दिया। सर, वाहन चालक भी इसमें एडमिट है? हाँ जी सर, हाँ, एक वाहन चालक एडमिट है अभी, उसकी मेरे इन्फॉर्मेशन आई है कि वो एडमिट है हमारे पास। लगभग 17 साल बता रहे हैं हमारे पास। थैंक यू सो मच सर। सोमवार की शाम कोसी नदी में खनन कार्य कर मजदूरी में लगे एक श्रमिक की ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आकर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं मृतक के परिजनों ने वाहन स्वामी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसी के साथ कालाडूंगी क्षेत्र के रामनगर के ग्राम पिरुमदारा स्थित कोसी नदी के खंजुड़ा गेट पर मजदूरी का काम करता था। बताया जा रहा है कि सोमवार की शाम को उपखनी से भारी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर आ रहा था। इसी बीच वाहन से अचानक नीचे गिर जाने के कारण ट्रॉली की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। इस मामले में वाहन स्वामी के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पुलिस भी घटना की जानकारी कर रही है। संवाददाता कैलाश रियाल की रिपोर्ट।
मैं रोडवेज में परिचालक के पद पर कार्यरत हूँ रामनगर डिपो में। मैं अपनी ड्यूटी करके घर पे था और 5 साढ़े 5 बजे करीब सूचना मिली। ये जो मजदूर हमारे खेत में रहते हैं उनमें एक सुनील नाम का लड़का जो कि मजदूरी करता था यहाँ खड़ंजा गेट पे पीरमदारा में अंदर रेता बजरी का कार्य चल रहा था और वो दुर्घटना में एक ट्रैक्टर पे बैठा हुआ था और अचानक गिर गया और ट्रॉली के नीचे आ गया और वाहन स्वामी उसकी मौके पर ही मौत हो गई और वाहन स्वामी द्वारा एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करा के बिना किसी परिवारजन को और बिना किसी पुलिस को सूचना दिए सीधे उसकी डेड बॉडी घर पे पहुंचवा दी। घर के परिजनों को और सभी आस पड़ोस को तभी पता चला जब बॉडी उसकी घर पे पहुंच गई। तो आप खुद ही कल्पना कीजिए कि जिसका जवान बेटा इस तरीके मर गया हो और उसकी बॉडी घर पे पहुंची हो, उस माँ का क्या हाल रहा होगा, ये कल्पना से परे है। और ये एक जो उन्होंने वाहन स्वामी ने जो तरीका अपनाया है ये मानवता को शर्मसार करने वाला रवैया है, जो जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और जो वाहन स्वामी, तो मुझे जो सूत्रों से पता चला है कि ये चोर पानी नचैनपुरी का कोई दिक्पाल बिष्ट है जिसके यहाँ ये कार्य करते थे। अब फिर जब वहाँ बॉडी पहुँची तो हमको पता चला, हमने बॉडी को हाथ नहीं लगाया, एम्बुलेंस में रहने दिया। 112 पर सूचना दी और लोकल पुलिस आई और लोकल पुलिस द्वारा बॉडी फिर यहाँ रामनगर यहाँ हॉस्पिटल पहुंचाई गई। इस समय बॉडी जो है यहाँ मोर्चरी में रखी हुई है और उसके पीएम और पंचनामा की प्रक्रिया आगे चलेगी। रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर टांडा मोड़ के पास स्कूटी सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एक स्कूटी सवार युवक की रुद्रपुर के जिला अस्पताल में मौत हो गई। आपको बता दें कि दोनों साथी स्कूटी पर सवार होकर रुद्रपुर से वापस हल्द्वानी की तरफ जा रहे थे। इस दौरान टांडा मोड़ के पास उनको तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रुद्रपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जयपाल सिंह नेगी को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, तो वहीं मनोज कुमार को हायर सेंटर हल्द्वानी रेफर किया गया। इस दौरान मनोज कुमार की भी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये आर्मी ड्यूटी में है ना, तो आर्मी रहेंगे। आज ये जो पंतनगर थाना क्षेत्र की घटना है, इसमें एक एक्सीडेंट का हुआ था जो कि एक ट्रक और एक स्कूटी के बीच में हुआ था। स्कूटी पे 2 लोग सवार थे जिनकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच में थी। इन दोनों लोगों में से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और दूसरे व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया था। तो क्योंकि 2-3 हायर सेंटर चेंज हुए हैं तो हम लोग उसकी जानकारी कर रहे हैं और इसमें घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। ट्रक हमारे कब्जे में है, हम लोग चालक की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहे हैं और इसमें जो भी घटना के कारण होंगे उसकी जानकारी करके और उसमें जो भी करेक्शनल स्टेप्स होंगे, जो सुधारात्मक कार्रवाई होगी, वो हम लेंगे ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। ये ट्रेन से कट के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी, जिसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इसमें जो भी घटना के कारण है उसकी भी जांच इसके दौरान की जाएगी कि वो पैसेंजर थे या नहीं थे या किस प्रकार की वो घटना है। उसमें जितने भी हैं सभी पहलुओं पर जानकारी की जाएगी, उनके परिजनों से बात की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ है सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सड़क पर भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भिक्षा से हटाकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। आपको बता दें कि आर्थिक रूप से निर्भर बेसहारा बच्चों को भिक्षावृत्ति के मार्ग से हटाकर शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की पहल को ऑपरेशन मुक्ति का नाम दिया गया है। वही साल 2019 में उत्तराखंड पुलिस और बाल संरक्षण आयोग ने ऑपरेशन मुक्ति चलाया था, जिसमें सड़क पर भीख मांगने वाले बच्चों का सत्यापन कर उन्हें भीख मांगने से रोका गया और शिक्षा के प्रति जागरूक किया गया। तो कई बच्चों के सरकारी स्कूल में दाखिले भी कराए गए। इस दौरान हल्द्वानी में इस पहल के सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 107 ऐसे बच्चों को पुलिस द्वारा विद्यालय में प्रवेश दिलाया जा चुका है। इन बच्चों की मासिक रिपोर्ट पर नजर डालें तो इनमें तमाम ऐसे बच्चे सामने आए हैं जो बहुत स्पेशल है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
ऑपरेशन मुक्ति जो है, जिसका मोटो है भिक्षा नहीं शिक्षा, ये उत्तराखंड पुलिस का एक भावनात्मक पहल है। ये हमारे डीजीपी महोदय की एक पहल है, एक शुरुआत है, जिसे हम आगे बढ़ाएंगे आने वाले टाइम में। अभी के जो करंट फेजेस हैं, इसमें अभी तक हमारा टारगेट इसमें यह है कि जो भी रैग पिकर्स होते हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे होते हैं, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चे होते हैं या गरीब तबके के बच्चे होते हैं, जिन्हें एजुकेशन, जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, उनसे वंचित रह जाते हैं कई बार, और टैलेंट उन लोगों में बहुत होता है। अगर उन्हें थोड़ा सा रास्ता दिया जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं जिंदगी में। उनको एक थोड़ा सा एक रोशनी की तरह शिक्षा थोड़ा दी जाए। इसके तहत अभी तक नैनीताल पुलिस ने 107 एडमिशंस कराए हैं। 143 बच्चे हमने करीब चिन्हित किए हैं, उसमें से 107 बच्चों के एडमिशन कराए हैं। इसमें अच्छी बात है कि प्राइवेट स्कूल से भी हमें बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। इसमें रेनबो पब्लिक स्कूल है, आइडियल स्कूल है, दीक्षांत इंटरनेशनल स्कूल है, उन्होंने भी अपने यहाँ बच्चों को इंडक्ट किया है। इसके अलावा बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे लीलाधर भट्ट मेमोरियल है, धरोहर है, वीरांगना है, इस तरह के हमारे एनजीओज हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करे। रवि रोटी बैंक का भी हमें सपोर्ट मिला है, जिसमें वो स्कूल की ड्रेसेस, स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म्स हो गई, जो रजिस्टर्स लगते हैं, पेन पेंसिल बॉक्सेस हो गए, टिफिन हो गए, बॉटल्स हो गई, शूज हो गए, ये सारी चीजें, जितने भी चीजें हैं, ये हमें दिलवाने में काफी सहयोग दे रहे हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में थोड़ा सा हमारी पेरेंट्स से भी एक अपील है इस केस में, कि क्योंकि मेरे खुद की भी एक बेटी है जो स्कूल जाती है, अक्सर हमारे बच्चे का जो यूनिफॉर्म है, जो उसका स्कूल बैग है, उसकी बॉटल, टिफिन, जो भी सामान लगता है, वो 1 साल के बाद कई लोग उसे रिप्लेस करते हैं। प्रदेश में अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए लंबे समय से CSR की मांग कर रहे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के ACR के मुद्दे को मीडिया से साझा करने को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सतपाल महाराज को इस विषय में मीडिया से बात नहीं करने की बात कहते हुए नसीहत दी। आपको बता दें कि सतपाल महाराज की सभी बातों को प्रदेश के मुख्यमंत्री सुनते हैं और महाराज के द्वारा जब ये बात CM से की गई तो फिर बार बार इस बात को मीडिया के सामने नहीं रखना चाहिए, जो कि गलत है। वहीं प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हाल ही में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा सड़क में खुलेआम एक व्यक्ति के साथ मारपीट वाले प्रकरण पर इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा निष्पक्ष जांच की बात कही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पूरी सृष्टि टिकी हुई है, कब होगा क्या होगा, पूरी सृष्टि इसी आस पे लगी हुई है और उसी आस पे हम भी काम कर रहे हैं। ये आपने सही बताया है कि 3 पद खाली हैं, एक ऑलरेडी उनके डेथ के कारण खाली हुआ है, उस पर भी कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है, इस पर बैठ कर शीर्ष नेतृत्व के साथ बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि उसका बाई इलेक्शन भी होगा 6 महीने के अंदर, जल्दी उसका निर्णय कराया जाएगा और मुझे लगता है कि उस समय एक अच्छा कदम उठाएंगे। जहाँ तक दायरेदारी की बात है, दायरेदारी को आप भी बहुत चलाते रहे हैं, मैं भी बहुत जवाब देता रहा हूँ लगातार आप लोगों को, लेकिन फाइनल सा हो चुका है। बस अब नेतृत्व की तरफ से जब हरी झंडी मिल जाएगी हम निकाल देंगे। चाहे कितना भी अनुकूल समय हो, अनुकूल हो, लेकिन चुनाव चुनौती ही रहता है और मुझे लगता है कि भाजपा इसको बड़ी ताकत से लड़ रही है और अच्छे मतों से हमारी सरकार वहाँ पर बनेगी। उससे पहले आकलन होने को लेकर लगते हैं, ऐसा आकलन के आप गवाह भी है, मेरे उत्तराखंड के गवाह हैं। डिक्लेयर हो चुनाव और निर्णय आने से पहले आप भी 32-33 पे हमें लटकाया होता, हमारी सांस रोकी हुई थी आपने। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वरागिला न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।